नमस्कार, गुड इवनिंग। अंबेडकर नामा के 27वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में अंबेडकर ने जो सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम दिया था उसमें क्या था, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज दुनिया में परिवर्तन की नींव, परिवर्तन क्रांति की बात करने वाले कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है, इसलिए आप सबको उनके जन्मदिन की बधाई भी। आगे बढ़ते हैं कि सप्लीमेंट्री एजेंडा मेमोरेंडम क्यों दिया गया और उसके क्या कारण थे। कि जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने बताया है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो माइनॉरिटी सब कमेटी थी उसमें अंबेडकर ने लिखित मेमोरेंडम दिया था, लेकिन उसमें स्पेसिफाइड डिफाइंड जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की उन्होंने बात की थी कि उसमें उन्होंने कहा था कि भाई डिप्रेस क्लास की स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ पॉलिटिकल स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसको परिभाषित नहीं किया गया था। सो इस ज्ञापन में उन्होंने ये परिभाषित करने की कोशिश की। सो इस ज्ञापन में 4 पॉइंट्स हैं। जो पहला जो पॉइंट है वो कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन किस हद तक होगा, क्या विस्तार होगा उसकी। दूसरा, मेथड्स ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा, नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग डिप्रेस क्लासेस, नेसेसिटी कि डिप्रेस क्लासेस को क्यों परिभाषित किया जाए, इसकी क्या जरूरत है, ये उनका तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था नॉमेनक्लेचर। तो आइए हम एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं और एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में कई पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। पॉइंट्स नंबर 1, वो कहते हैं लिखते हैं कि बंगाल, केंद्रीय प्रांतों, सेंट्रल प्रोविंसेस, असम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एवं संयुक्त प्रांत में साइमन कमीशन और भारत की केंद्रीय समिति द्वारा निर्धारित अनुपात में, आबादी के अनुपात में डिप्रेस क्लासेस को प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा, कहते हैं कि मद्रास में डिप्रेस क्लासेस के लिए 22% रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान हो। तीसरा, बॉम्बे प्रोविंस के बारे में कहते हैं। इसमें 2 कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन यह है कि अगर सिंध बॉम्बे प्रांत से अलग हो जाता है, बॉम्बे प्रांत का भाग नहीं रहता है, तब उसको मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि दोनों की जनसंख्या बराबर है। और यदि सिंध बॉम्बे प्रांत का अगर भाग होता है, बना रहता है, तो डिप्रेस क्लास के लोगों को 16% प्रतिनिधित्व मिले। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में भी आबादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व की बात की। इस पे उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। जब किताब आप देखेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि अंबेडकर बहुत दूरदर्शी थे। उनको पता था, चूंकि इतना डीप अध्ययन और अनुभव था, कि इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है, समाजशास्त्र पढ़ना जरूरी होता है, कि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप भांप सकते हैं और उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। तो वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्हें लगता था कि भविष्य में जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो लीला होगी, उस लीला को कैसे डील करेंगे, इसका प्रावधान उन्होंने सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि लिखा कि यदि आबादी के अनुपात के बारे में मेरे अनुमान को किसी के द्वारा चुनौती दिया जाता है या नया जनगणना होता है कि जिसमें छल के द्वारा या किसी द्वारा डिप्रेस क्लासेस की जनसंख्या को कम दिखाया जाए, या फिर किसी प्रांत की प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को पुनर्गठित किया जाए जिसमें कि शेड्यूल कास्ट की जो डिप्रेस क्लास की आबादी हो कम हो जाए, ऐसी स्थिति में भी डिप्रेस क्लासेस के लोगों को अपनी जनसंख्या आबादी के अनुपात में स्पेशल वेटेज और अपना प्रतिनिधित्व मांगने का अधिकार होगा।
यदि इसी तरीके से यदि फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बनता है, अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाता है, तब संघीय विधानमंडल के सदस्यों के अनुपात में भी उनको अपने प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार होगा। तो ये सारी बातें भविष्य को वो पूर्वानुमान लगाते हुए ये बातें कह रहे थे कि हो सकता है कि बहुत चतुर लोग होते हैं प्रशासन में, राजनीति में और न्यायालय में, इस तरह से करें कि जनसंख्या का हेर फेर वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे प्रावधान उन्होंने मांग की। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो मसला था वो था मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो। उसमें इन्होंने कहा पहली बात कि डिप्रेस क्लासेस के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा होगा, निर्वाचित सदस्य के द्वारा होगा। आगे, केंद्रीय विधानमंडल में डिप्रेस क्लास के लोग अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ सकते हैं, बशर्ते आबादी के हिसाब से उनके प्रतिनिधित्व की गारंटी हो। ये एक पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है उसको संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बदला जा सकता, बशर्ते दो कंडीशन लगाते हैं। एक रेफरेंडम हो और दूसरा, इसको विस्तार से आप किताब में देखें, दूसरा कहते हैं कि रेफरेंडम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिप्रेस क्लास के लोगों को वयस्क मताधिकार न मिल जाए, क्योंकि उस समय वोटिंग का एक कंडीशन होता था, प्रॉपर्टी राइट्स होते थे तमाम को। लेकिन जब वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी जब सबको मिल जाएगा तब जाकर ये रिवाइज हो सकता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। ये तो दूसरा। तीसरा पॉइंट जो है वो कहते हैं नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग डिप्रेस क्लासेस। ये ऐसा क्यों कहते हैं, अब जरा सोचिए। कि वो लिखते हैं उसमें कि अतीत के अनुभव से ये पता लगता है कि डिप्रेस क्लासेस का जो रिप्रेजेंटेशन था, जो प्रतिनिधित्व था, उसका दुरुपयोग हुआ है। कि डिप्रेस क्लास के सीट पर वैसे लोग भी नॉमिनेट हुए हैं जो डिप्रेस क्लास के नहीं थे और ये डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। अगर आज की चर्चा करें, अभी करूंगा बाद में थोड़ी चर्चा। फिर कहते हैं कि यह दुरुपयोग इसलिए हुआ है कि यद्यपि गवर्नर को डिप्रेस क्लासेस का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार तो दिया गया, शक्ति तो दी गई, लेकिन वह सिर्फ डिप्रेस क्लासेस का ही उम्मीदवार होगा, यह स्पष्ट नॉमिनेट करने का यह अधिकार उसमें स्पष्ट रूप से नहीं था, इसलिए इसका दुरुपयोग हुआ। अब आगे कहते हैं कि चूंकि अब नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन से चुनाव होना है, इसलिए दुरुपयोग की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। फिर भी किसी तरह का कोई लूप होल नहीं हो, किसी तरह का कोई धांधली नहीं हो जाए, इसलिए वो कुछ कंडीशन और उसमें डालते हैं। पहला कि डिप्रेस क्लास के लोग न केवल पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार उनको होगा, बल्कि उनको अपने प्रतिनिधि, अपने समुदाय से अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार होगा। अपने समुदाय से अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि हर प्रांत में डिप्रेस क्लास को बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइन किया जाए, बहुत ही कठोरता से डिफाइन किया जाए, अर्थात जो जन्म से अस्पृश्य है, जिसने अस्पृश्यता झेला हो, उसका विक्टिम रहा हो, वो हो, और जिन जातियों का नाम चुनाव के लिए तैयार किए गए अनुसूची में है वो हो। आज सोचिए, आज संविधान है, कथित रूप में लागू है, लेकिन आज भी कानून होने के बावजूद SC ST का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बहुत सारे लोग उनकी सुविधाओं का दुरुपयोग कर, उसका उपयोग कर रहे हैं। आज भी ये बदस्तूर जारी है। तो ये किस समय, आप बताइए, 30 के दशक में ये अनुमान लगा रहे थे, आज से तकरीबन 90 वर्ष पहले अनुमान लगा रहे थे अम्बेडकर। तो
तो ये बड़ा दिलचस्प है और ये देखे जाने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है वो है नॉमेनक्लेचर को लेकर है कि आखिर कुछ लोग डिप्रेस क्लासेस शब्द के इस्तेमाल पर वो आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि डिप्रेस क्लास शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये डेरोगेटरी है। तो अंबेडकर साहब ने लिख के दिया इसमें सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम में कि डिप्रेस क्लास की जगह कुछ और शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें उन्होंने जो शब्द दिए वो शब्द थे, जो ऑप्शंस दिए, नॉन कास्ट हिंदूज, प्रोटेस्टेंट हिंदूज और नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू, ये शब्द उन्होंने उसमें दिए थे। तो कहते हैं कि भाई ये ऑप्शन देने का हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है, वैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन हम सुझाव दे सकते हैं। अगर सरकार अच्छे तरीके से लोगों को यदि ये बात समझा देगी तो इन विकल्पों में से कोई ना कोई विकल्प लोग चुन लेंगे। तो यहां बात समझने की है कि आज जो हिंदू शब्द जो इस्तेमाल जो करते हैं, हिंदू बहुत व्यापक शब्द है, इसका पहले जो इस्तेमाल हुआ है ज्योग्राफिकल टर्म्स में हुआ है। तो इसलिए हिंदू का मतलब धर्म नहीं है, धर्म ब्राह्मण धर्म है। हिंदू इसका इसलिए अंबेडकर इस पे बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थे कि कुछ भी इस्तेमाल करो, उनके लिए एजेंडा इंपॉर्टेंट था। ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तो मेमोरेंडम के अंत में उन्होंने कहा कि ज्ञापन में जितनी भी मांगे हैं उसके पक्ष में, उसके समर्थन में पूरे भारतवर्ष से उनको अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में टेलीग्राम प्राप्त हो रहे हैं। ये था क्रक्स नटशेल में जो निष्कर्ष है उस सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम का। बहरहाल सम्मेलन की कार्रवाई के दौरान ही ब्रिटिश सम्राट ने 5 नवंबर को भारतीय प्रतिनिधियों को शाही दावत दी और उस दावत में कुछ लोगों को बोलने का भी मौका दिया गया। इस प्रोग्राम में, शाही दावत में, गांधी अपने परंपरागत लिबास में पहुंचे। ब्रिटिश जो सम्राट थे उन्होंने अंबेडकर से भारत में अछूतों की स्थिति के बारे में बातचीत की और डॉक्टर अंबेडकर ने खुले मन से, दिल से, पूरे विस्तार से अछूतों के बारे में उनको जानकारी दी। जब पूरी जानकारी उन्होंने सुना, सम्राट ने जब सुना तो वो अचंभित रह गए कि क्या ये भी कंडीशन, ये भी हालत 20वीं सदी में हो सकता है, ये सोचकर। इसके बाद अंबेडकर से उन्होंने घर परिवार, उनकी आरंभिक शिक्षा के बारे में पूछा और साथ साथ उनकी अकादमिक उपलब्धि और जो उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी, जो एकेडमिक जो एक्सेलेंस उन्होंने प्राप्त किया था, प्रसिद्धि पाई थी, उसके बारे में भी हालचाल पूछा। एक लंबी बातचीत हुई। तो ये एक इनफॉर्मल गैदरिंग था। आगे जब देखेंगे कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह लगा कि अल्पसंख्यकों के सवाल पर सर्वसम्मति से कोई समाधान नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जो माइनॉरिटी कमेटी के जो लोग थे, उन्होंने सभी सदस्यों को एक रिक्वेशन साइन करने के लिए कहा। उस रिक्वेशन में लब्बो-लुआब ये था कि अब इसका निर्णय ब्रिटिश प्रधानमंत्री करेंगे और जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। गांधी ने इस रिक्वेशन पे हस्ताक्षर किए, लेकिन अंबेडकर ने इस रिक्वेशन पे हस्ताक्षर नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि उनकी जो मांगे हैं ऐतिहासिक रूप से न्याय संगत है, जस्टिफाइड मांगे हैं और उनकी मांगे मिलनी ही चाहिए, उनकी जो मांगे, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया। 1 दिसंबर 1931 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सम्मेलन स्थगित कर दिया। लेकिन यहां एक बात आपको बता दूं कि इस रिक्वेशन साइन करने से पहले सर मिर्जा इस्माइल के घर पे गांधी और अंबेडकर की मुलाकात हुई थी। अंबेडकर ने गांधी से बात की थी और लेकिन गांधी ने कहा था कि सीट आरक्षित किए बिना यदि अछूत उम्मीदवार सामान्य चुनाव में हार जाते हैं तो उन्हें अपनी योग्यता कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में प्रमाणित करनी चाहिए, जो उनका पुराना स्टैंड था जिसपे अंबेडकर से विवाद था। खैर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की समाप्ति हुई और इसके बाद विभिन्न लोगों ने और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने
इसकी समीक्षा की और तरह तरह से समीक्षा की। उस समय भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार टी.ए. रमन सम्मेलन की रिपोर्टिंग करके इंग्लैंड से भारत वापस आ रहे थे। उनके सहयात्री ने उनको बतलाया कि अगर गांधी को एक खून करने का मौका मिलता, हत्या करने का अवसर मिलता, तो वे अंबेडकर ही होते। कि इतना रंजिश दोनों के बीच बढ़ गई थी अपने विचारों को लेकर। भारत में चाहे वो संडे एडवोकेट हो, चाहे सुबोध पत्रिका हो, काफी लंबी चौड़ी रिपोर्टिंग हुई। 15 नवंबर 1931 को सुबोध पत्रिका ने विस्तार से रिपोर्टिंग की, गांधी पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना की और अंबेडकर की मांगों को न्यायसंगत ठहराया। इस अखबार ने कांग्रेस, गांधी कांग्रेस और जो स्वराज संविधान था, इस पे भी सवालिया निशान खड़े किए। संडे एडवोकेट ने भी इसी तरह से समीक्षात्मक लेख छापा। तो साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जब हम जाएंगे तब जो इस सिनेमा का भूगोल है, उस सिनेमा का भूगोल बदलेगा और वो ज्योग्राफी भारत आएगा कि भारत में क्या क्या हुआ सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद, वो देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ब्रिटिश हुकूमत से गांधी ने एक गुप्त समझौता किया था और उस समझौता की जैसे ही भनक लगी, खबर फैली कि चाहे राइट विंग, चाहे हिंदू महासभा के लोग हों, चाहे हिंदू नेता हों, सब आग बबला हुए, भड़के। और क्या क्या हुआ था उसमें अगले एपिसोड में उसको बताएंगे। और इस राजनीति का जो सिनेमा है, इसका भूगोल भारत होगा। शुक्रिया साथियों। और ये एपिसोड कैसा लग रहा है आपको, समीक्षा लिखेंगे अगले एपिसोड में। कल मिलता हूं। शुक्रिया साथियों। अगर एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो जितना मैं मेहनत करता हूं, थोड़ा सा आप भी समय निकालिए और इसको ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सारे मैसेंजर्स में, हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें बातचीत करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विचार, उनके राइटिंग्स, बाबा साहब की राइटिंग्स में क्या थे, वो पहुंचाने हैं। शुक्रिया साथियों। जय भीम। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।